बढ़ते हैं अपने मीरामार के दूसरे गेम की तरफ, जहां पर हर एक टीम चाहेगी जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए कि वापसी की जाए। बट वहीं पर वो लीडर बोर्ड में ऊपर बैठी हुई टीम चाहेंगी कि वो कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता देखने को मिले। हालांकि फ्लाइट पाथ नदर एंड से सदर्न एंड का अभी के लिए आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न साइड्स पे जाने के लिए कोई खास परेशानी नहीं, और ऐसे में मैं एलईएफपी की ही चर्चाएं करना चाहूंगा। इम्पाला उनका घर उनके बहुत ज्यादा करीब, बट जैसा कि आपने चर्चाएं करी नेबुला को लेकर, फीनिक्स को लेकर, एल्पोजो पर वो जाते हैं, वहां पर वो ड्रॉप फाइट होती है। मुझे लगता है कि इस बार वो ड्रॉप फाइट ना ही हो, शायद नेबुला वो पर्तोना की तरफ अपने आप को ले जाए। जी हाँ, जो फ्लाइट पाथ है वो भी थोड़ा ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस पर्टिकुलर मीरामार की जो शुरुआत है वो किस इंटेंट के साथ जो टीम्स है वो करती हुई नजर आएंगी। टीम जेनेसिस के बारे में हमने बात करी कि रैंगल उनका स्ट्रॉन्ग सूट, पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मीरामार का ही वो मैप था जहां पर जेनेसिस अपने आप को और ऊपर लेकर के आए और अपने आप को क्वालिफिकेशन के वो बहुत नजदीक लेकर के गए थे, और उसके बाद वो अब हमें सेमीफाइनल्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुकाबला ये रहेगा ओरंगुटैन के लिए, टीम फीनिक्स के लिए। उतनी बेहतरीन जो शुरुआत है वो इन टीम्स की देखने को मिली नहीं। सेम गोज विद टीम K9 एज वेल। इवॉक्स, देखना ये कि वो किस प्रकार से शुरुआत अपनी करके जाएंगे, बट इन सब के बीच में फोर वुल्फ एक बड़ा स्प्लिट ड्रॉप लिया है उन्होंने। और देखिए, फोर वुल्फ की आपने चर्चाएं करी हैं, तो इनकी मैं इरेंगल की तरफ थोड़ा लेकर जाना चाहूंगा उन्हें। द ग्राइंड के वो 24 मुकाबले मुझे याद आते हैं जहां पर फोर वुल्फ को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ड्रॉप क्या चुनना है। मैंने उन्हें कामेशकी पे उतरते देखा, मैंने उन्हें स्टालबर जाते हुए देखा, क्वेरी की तरफ वो गए। बट फिलहाल के लिए इस गेम की बात करें जहां पर सर्कल अभी के लिए साउथ ईस्टर्न देखने को मिलता हुआ, जैसा कि हमने चर्चाएं भी करी कि एलईएफपी वो इम्पाला पे उतरेगी, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या एक बार फिर से वो जो सेंट्रल ओरिएंटेड अप्रोच है वही मल्टीपल टीम्स दिखाएंगी, या इस बार एजेस के अराउंड हमें जो क्लस्टर फॉर्मेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अर्ली ऑन कौन रोटेट करेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर बनता है। ऐसे में अल-अज़हर का वो इलाका जहां पर रेकनिंग वो अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं। मेटा निंजा, काफी रिफाइंड ये टीम हमें देखने को मिली। जब द ग्राइंड की शुरुआत हुई थी तो उतना बेहतर जो परफॉर्मेंस था वो मेटा निंजा का हमें देखने को मिला नहीं, बट टूर्नामेंट जैसे जैसे मैच्योर हुआ इनका भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से मैच्योर होता हुआ नजर आया। एंड इवेंचुअली हमने देखा कि इरांगल में मेटा निंजा, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, और उसी चीज को वो आगे भी जरूर लेकर के जाना चाहेंगे ताकि जाएं, क्योंकि बीएमएसडी में भी ये टीम बहुत बेहतरीन नजर आ रही थी। स्टार्ट उनका डिसेंट था, बट उसके बाद वो टीम भी अपने आप को आगे तक लेकर के जाने में कामयाब हुई नहीं थी। इस बार एक अलग लेवल पे सिन्वे खेलती हुई नजर आ रही है, कोई दूसरा ऑप्शन बचता भी नहीं है उनके पास। और वहीं पर रेकनिंग के प्लेयर पानी के अंदर तो अपने आप को लेकर गए, बट उनके एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया। और जिस एरिया पर फंसे हुए हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में कोई भी टीम उन्हें अपना चारा बनाएगी। लेवाय, लविश, बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। मैट किंग्स, उनके भी प्लेयर्स पानी के अंदर। प्रोवो क्लच गॉड को रिवाइव देना चाहते हैं। साइरेक्स बहुत ज्यादा दूर। ईवोक्स के प्लेयर धीरे धीरे वो भी शोर एरियाज पे अपने आप को लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, और लेवाई उनको भी वहां पर टेक डाउन किया गया। मुश्किलें टीम रेकनिंग की बढ़ती हुई, लेवाई बच पाना वो असंभव रहेगा। ट्रॉय तमिलियन के ईडन, उनको भी इस मुकाबले से जो बाहर का रास्ता है वो दिखाया गया, और इसी के साथ ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स वो दूसरी टीम बनती हुई इस मुकाबले में जो अर्ली ऑन एलिमिनेशन का शिकार बने। रेकनिंग के लविश वो भी डाउन है, बट अगर हम एक बार सर्कल देख पाए तो हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो रोटेशनल डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिले। इवॉक्स के कारण उन्होंने गॉड को डाउन किया, तो अभी भी वो कमर में मौजूद है। शॉट्स काफी सारे दिए गए, एक करेक्शन भी वहां पर आया, बट अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं संभाव। सर्कल के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर अपने आप को रख सकते हैं, बट कितनी देरी तक ही एक सवाल। और लीजिए, कालन वो प्रो के ऊपर काल की तरह बरसते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वाइट बैंक्स के वोटन, उन्होंने भी मिथ ऑफिशियल के प्लेयर्स को परेशान किया। और अब डैडी ये देखने को मिलते हैं जो जोन के क्लोजन के साथ अपने आप को जोन के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। हर्षल उन्हें रिवाइव करना चाहते हैं। वाइल्ड बैंक्स के प्लेयर्स के पास वो बोट तो जरूर, बट सवाल तो ये भी है कि एक बोट में 3 प्लेयर्स का एक साथ जाना कहीं आने वाले समय में किसी टीम के लिए फ्री फिनिशेस का काम ना करे। जी हाँ, और नेबुला उनको तो हम देख भी पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, और वहां से वो मल्टीपल टीम्स की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल जो मछलियां हैं वो अब पानी में तैराकी मार रही है, और नेबुला वो मछुआरे पूरी तरीके से बनना चाहेंगे। कुछ शॉट्स देने की भी वहां पर कोशिश की गई, लेकिन कनेक्शंस वो कुछ खास बन नहीं पाए। देखिए, अपने आप को अच्छे एरिया पर लेकर जाते, बट उन्होंने वो लेट रोटेशन दिया, बोट के सहारे अपने आप को लेकर जाते हुए। बट आधी कोशिश कर रहे हैं कि मिथ ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को थोड़ा सा परेशान कर पाए। हालांकि कनेक्टिविटी अभी तक देखने को नहीं मिली, बट यहाँ पर अगर पूरा इंपैक्ट वहां पर दे पाए तो शायद वो नॉक निकाल सकते हैं। हालांकि इन सब के दौरान जेनेसिस के वाइपर आ रही है। टीम मिथ 2 प्लेयर जरूर सर्कल के अंदर पहुंचे, बट उनके तीसरे खिलाड़ी डैडी वो अभी भी बोटेशन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मुश्किलें उनके लिए जरूर हो सकती हैं। वही नेबुला की फीनिक्स, चलिए उन्होंने फाइनली जो शुरुआत है वो की है।
डैडी उनको डाउन किया जाएगा निंजू के द्वारा। टीम सिनवे उनको भी अभी रोटेट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वाइल्ड फैंग से काना उन्होंने स्पाई को डाउन किया और इवॉक्स उनके ऊपर जो प्रेशर है वो क्रिएट करने की कोशिश, बट कालान उनका इंस्टेंट कवर फायर और काना डाउन किए गए। अभी के लिए कह सकते हैं कि वाइल्ड फैंग्स को वो पहला नुकसान होता हुआ नजर आएगा क्योंकि बाकी तीनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा दूर, बट फीनिक्स के प्लेयर का ये स्लैम इन व्हाट ओजी के लिए मौका ला कर देता हुआ। मात्र 4 सेकंड लगे और ओजी ने ये 4 अंक अपनी टीम को लाकर दे दिए। और टीम फीनिक्स, देखिए हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये बात कही है कि ठीक है ये टीम क्वालिफाई होकर के आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये प्राइम फीनिक्स हमें देखने को नहीं मिली। हर एक स्टेज पे ये जो टीम है वो थोड़ा स्ट्रगल करती हुई ही आगे आई है। इनफैक्ट अगर हम सेमीफाइनल्स की भी बात करें, यहाँ पर भी क्वालिफाई होने के लिए उनको आखिरी मुकाबले का जो सहारा है वो लेना पड़ा और वहां पर उन्होंने बेहतरीन कंपोजर दिखा करके अपना जो सफर है वो यहाँ तक बनाया जरूर, बट टीम सिनवे काफी तेजी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। पर देखिए जितनी तेजी से आप आएंगे उतनी तेजी से आपके ऊपर शॉट्स भी आएंगे और आदि तैयार हैं वो अपनी गन के साथ। बट निंजा ये कह रहे हैं कि बस आज के दिन बच जाऊं और आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, निकल जाऊंगा यहाँ से ऐसे ही। फिलहाल के लिए आदि लगातार कोशिश करते हुए, बट मैं आदि को लेकर भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतने ज्यादा मिनी के शॉट्स दिए, वाइल्ड फैंग्स के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से उन्होंने वो शॉट्स दिए थे, वहां पर उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाए। सिनवे के अगेंस्ट भी कुछ ऐसा ही, बट सिनवे के प्लेयर्स जहां पर आप कह सकते हैं कि मैटा निंजा उन्होंने वो कुछ अच्छे अंक बटोरे। हालांकि इन सब के दौरान आतंकी वो प्लेयर जो को नॉक करने में सक्षम होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मल्टीपल फाइट्स यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। मौका तो इनके पास भी, वाइल्ड फैंग्स ऑलरेडी एक प्लेयर कान्हा को गवा चुके हैं, 3 प्लेयर के साथ ये टीम है। आने वाले समय में फाइट हुई तो गॉडलाइक के पास मौका रहेगा कि 3 अंक और बटोर सके। जी हाँ, बस लूट की थोड़ी जो कमी है वो हमें गॉडलाइक के पास जरूर देखने को मिल रही है और देखना ये है कि किस प्रकार से मिल बांट के जो आगे बढ़ने का फैसला है वो लिया जाएगा। बट सर्कल का अगला शिफ्ट टीम में पड़ेगा। इकलौती अच्छी चीज नेबुला के लिए ये है कि वो जो आइलैंड है उसका हल्का सा एज अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद, पर वहां पर वो अपने आप को लेकर के जा नहीं सकते, उनको और आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। और चलिए जेनेसिस उन्होंने भी मछलियां खोजना अब शुरू कर दिया है। ओमेगा वो भी डाउन किए जाएंगे और अब नाइट बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी हंटर, वो हंट करते हुए। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हो पाएगा। हाँ, आप अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाएंगे, बट अंत में तो आपको केवल और केवल चारा ही बनना है। बट वहीं पर मैक्स की बात करें, स्लग का वो कंफर्मेशन, एलईएसपी के एक प्लेयर बाहर हुए, बट यहाँ पर स्प्रे गॉडलाइक के आईजीएल उनका समापन करते हुए। और अब एक 3v3 का बैटल जहां पर वाइल्ड नेबुला ई-स्पोर्ट्स 2 प्लेयर्स के साथ लगभग सर्कल के अंदर उस सतह तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास परेशानी होगी। नोमी एक आसान सा रिवाइवल देके नेबुला को अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए क्या बढ़िया रोटेशन आउट ऑफ नोवेयर नेबुला सर्कल के अंदर कैसे पहुंचते हुए नजर आए। वो तो सदर्न आइलैंड की तरफ मौजूद थे और वहां से बिल्कुल ओपन पानी का इलाका जहां पर मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं वो ताक लगा के बैठे हैं। ये बढ़िया खेल करके गए नेबुला और बढ़िया रोटेशन उन्होंने करके दिखाए। पर टीम गॉडलाइक अब वो इवन ग्राउंड्स पे आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। और स्प्रे गॉड उन्होंने पहले वो शॉट दे दिया लेकिन वहां पे कनेक्शन नहीं बना। वाइल्ड फैंग्स अब उनके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जरूर सकता है, बट गॉडन वो कमान संभालने के लिए अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं। फाइनली सेंसे वो डाउन किए जाएंगे। एडमिनो उनका एक इंपॉर्टेंट जो ग्रेनेड है वो आगे गया, बट गॉडन उन्होंने एक नॉक निकाला और फाइनली टीम गॉडलाइक वो चौथा फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। वाइल्ड फैंग्स जिनके पास पूरा मौका था ये 3 फिनिश लेके जाने का, गॉडलाइक ने पहले अपने आप को रीपोजिशन किया और फिर निकाला वाइल्ड फैंग्स को इस मैच से बाहर। और देखिए यहां तक लगता था कि गॉडलाइक शायद गेम नहीं बना पाएगी, बट अब उनके पास मौका रहेगा। बट सर्कल उन्होंने दोबारा से उनके लिए एक चुनौती पेश करी। अब उन्हें सर्कल के अंदर एंट्री करनी होगी। हालांकि इन सब के दौरान एलईएफपी उन्होंने एक और अंक बटोरा, मिथ ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर को फाइनली बाहर करते हुए। बट मीनवाइल जेनेसिस के खेमे में भी जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अब जेनेसिस को ओपन एरियाज में जाना है। वो जो हार्ड कवर्स का सहारा उनको अब तक मिला था वो अब उनसे दूर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गॉडलाइक और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने एक 2v2 की भिड़ंत में। मोलोटोव यहां पर नोमी के ऊपर पड़ती हुई नजर आई, जिसके चलते बहुत ज्यादा वो लिट हुए, अपने आप को पीछे लेकर गए। बट एडमिनो की वो मोलोटोव फाइनली अपना काम करती हुई। आदि वो अकेले प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर देंगे। उन्होंने अच्छे शॉट्स दिए, हालांकि प्रभाव का अभाव देखने को मिला। एडमिनो वो हील करेंगे, बट आदि नेट तो वो भी डालना चाहते हैं। इन्होंने इन सब के दौरान अपने आप को हील किया, बट क्या ये नेट नोमी के ऊपर डाला गया था? आई डोंट नो। बट एलईएफपी वो भी धीरे धीरे अपने आप को पीछे से आगे की तरफ लेकर जाती हुई। मौका उनके पास भी। जेनेसिस कंपाउंड छोड़ के सर्कल के अंदर एंट्री वो भी ले चुके हैं।
और देखिए एडमिनो के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे अभी भी वो समय याद आता है जब एडमिनो उतना बेहतर लैन इवेंट्स पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे और मल्टीपल सवाल हमने उनके राउंड उठाए जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिले। बट इस बार जेनेसिस के वाइपर, उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, जॉनसन वो डाउन, एडमिनो वो एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। बट मुझे तो अभी भी लगता है यहाँ पर पूरा मौका है लर्न फ्रॉम पास्ट के पास कि वो इस मुकाबले को बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करके जाए। वही दूसरी तरफ जेनेसिस वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जॉनसन को रिवाइव कर पाना अब यहाँ से वो असंभव रहने वाला है। पर क्या एडमिनो यहाँ से कुछ अलग करके जा सकते, वो देखने वाली बात। देखिए 1v2 उन्हें करना होगा और जो कि इतना आसान तो है नहीं, हालांकि उस प्लेयर के पास काबिलियत बहुत है। बट वहीं पर जब आदि की चर्चाएं करते हैं तो वो भी अपने प्लेयर नोमी को बचाने में कामयाब हुई है, अपने आप में एक बेहतर चीज। एडमिनो एक बढ़िया नॉक, देखते ही देखते वो कंफर्मेशन, नोमी के अगेंस्ट में इस फाइट को जीतना है, उनके पास मौका रहेगा। बट ऊपर से एलईएफपी रश बॉय, उन्होंने वो कनेक्शन बनाया, वो फिनिश अपनी टीम को ला कर दिया। ये वो टीम जिस रश बॉय उन्हें जोन शिकार बनाता हुआ जेनेसिस, एक 2v1 की फाइट जिसे आप जीत सकते हैं। बट हनी, क्या वो ऐसे समय पे एक बढ़िया 1v2 कर पाएंगे? हंटर्स के ऊपर शॉट्स दिए, बट हंटर्स, उन्होंने वो कनेक्शन बनाया। जेनेसिस दूसरे गेम में मीरामार में एक बढ़िया चिकन